हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक स्पेनिश क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी नाइन क्वीन को, जो सन 2000 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम स्टोर के बाहर सिगरेट जलाते हुए एक आदमी को देखते हैं। सिगरेट जलाने के बाद वो स्टोर के अंदर गया। उस स्टोर में एक और कस्टमर पहले से मौजूद है। वो आदमी एक दो प्रोडक्ट लेकर कैशियर के पास पहुंचा। कैशियर को कंफर्टेबल करने के लिए वो उससे पूछता है वो क्या पढ़ रही है। कैशियर ये सुनकर थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। फिर वो कंप्यूटर में उसका बिल जोड़ने लगी, लेकिन कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कंप्यूटर में बाद में एंट्री कर देगी। उस आदमी का बिल 5 पेसोस हुआ था, लेकिन वो आदमी कैशियर को 100 का नोट दिखाता है। कैशियर उससे छुट्टे देने कहती है। तब वो आदमी अपनी जेब में छुट्टे देखने लगा। इतने में ही कैशियर ड्रावर में से 100 के छुट्टे निकालकर काउंटर पर रखती है। तब वो आदमी छुट्टे निकालकर कहता है उसके पास पहले से छुट्टे हैं। वो काउंटर पर रखे 100 के छुट्टे और अपने पास के छुट्टे साथ में मिलाकर काउंटर पर रख देता है, जो 95 हुए थे। फिर कैशियर से कहता है वो उसे 100 के छुट्टे दे रहा है, बदले में वो उसे 100 का नोट दे दे। कैशियर यहाँ कंफ्यूज होकर उसे 100 का नोट दे देती है, लेकिन असल में उसने कैशियर को 100 की चिल्लर दी ही नहीं थी, वो कैशियर की ही चेंज थी। इस तरह ये आदमी उस कैशियर से 45 पेसोस ठग लेता है। स्टोर में मौजूद दूसरा आदमी ये सब होते हुए अच्छी तरह देख रहा था। अब वो आदमी जाने लगा, लेकिन तभी वो देखता है कैशियर की शिफ्ट पूरी हो गई और उसकी जगह दूसरी कैशियर आ रही है। कैशियर के बदलते ही वो ठग दूसरी कैशियर को भी ठगने की सोचता है। वो दूसरे कैशियर को ठगने के इरादे से काउंटर पर फिर से बिल बनवाने गया। इतने में ही पहली वाली कैशियर पीछे से एक और स्टोर स्टाफ के साथ आ गई और उस आदमी को उस कैशियर के सामने देखकर समझ गई कि वो उसे भी ठगने की कोशिश कर रहा है। तब वो ठग घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टोर के स्टाफ का दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है और कैशियर से पुलिस को बुलाने कहता है। इतने में ही स्टोर में खड़ा दूसरा कस्टमर वहां आ गया। वो कहता है कि उन्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। वो दूसरा कस्टमर अपनी कमर में लगी गन दिखाता है, मतलब वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो तुरंत उस ठग के साथ हाथापाई करने लगा। जब स्टोर के स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें भी अपने पुलिस ऑफिसर होने की धौंस दिखाने लगा और काउंटर पर रखा पैसा उठाकर उस ठग को लेकर वहां से जाने लगा। वो स्टोर के स्टाफ से कहता है कि उस आदमी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें पुलिस से कॉल आ जाएगा और तब उन्हें पैसे भी वापस मिल जाएंगे। इस ठग का नाम हुआन है और उसे स्टोर से बाहर लाने वाले का नाम है मार्कोस। अब हुआन को स्टोर से थोड़ी दूर लाकर मार्कोस उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वो अपनी जेब से सिगरेट के पैकेट निकालता है जो उसने खुद स्टोर से चुराए थे। वो हुआन को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन उसके मना करने पर उसने सिगरेट के पैकेट रोड पर ही फेंक दिए। फिर उस स्टोर से चोरी की हुई एक चॉकलेट खाने लगा। यहाँ हमें और हुआन को समझ में आता है मार्कोस पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि वो भी एक ठग ही है। वो दोनों एक जगह रुकते हैं। हुआन मार्कोस से कहता है वो स्टोर में उसकी गन देखकर कन्विंस हो गया था कि वो एक ऑफिसर है। तब मार्कोस वो गन निकालकर फेंक देता है क्योंकि वो एक खिलौने वाली गन थी। यह दोनों उस कैशियर का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। फिर हुआन मार्कोस से पूछता है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों की। इस पर मार्कोस कहता है कि वो किसी को सिर्फ 45 पेसोस के लिए अरेस्ट होते हुए नहीं देख सकता। तब हुआन हैरानी से पूछता है उसे कैसे पता चला उसने 45 पेसोस ही लूटे थे। मार्कोस बताता है क्योंकि वो ये ट्रिक लाखों बार कर चुका है। साथ ही मार्कोस उसे परम ज्ञान देता है कि इस ट्रिक को एक जगह सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करो, वरना वो पकड़े जाने के साथ पीटा भी जाएगा। हुआन कहता है एक दिन वो भी उस जैसा सक्सेसफुल बन जाएगा। फिर उसे थैंक यू टीचर बोलकर जाने लगा। मार्कोस उसे रोककर अपने साथ काम करने कहता है क्योंकि उसका पार्टनर टर्को लगभग एक हफ्ते से गायब है, इसीलिए उसे दूसरे पार्टनर की जरूरत है। लेकिन इस ऑफर को हुआन ने मना कर दिया। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता, स्पेशली मार्कोस जैसा ठग। हुआन अकेले काम करता है और वो उसे जानता भी नहीं। मार्कोस इंट्रोडक्शन के लिए हुआन से उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम बताता है। मार्कोस हुआन को पहले एक दिन के लिए उसका पार्टनर बनने कहता है। अगले दिन वो खुद डिसाइड करे उसे साथ में काम करना है या नहीं। पहले तो हुआन मना करता है। तब मार्कोस हुआन को ताना मारते हुए कहता है कि वो बस अपनी छोटी मोटी चोरियां करते रहे और जाने से पहले उसे स्टोर से चुराए हुए पैसे वापस करता है। अब मार्कोस को जाता देख हुआन एक दिन के लिए उसका पार्टनर बनने मान गया। अब दोनों अपनी ठगी शुरू करते हैं। मार्कोस बिल्डिंग कीपैड से अलग अलग जगह बेल बजाकर औरतों को ठगने का काम शुरू करता है, लेकिन पहली बिल्डिंग में उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। तब वो दोनों दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़े, लेकिन इसी बीच हुआन एक स्टोर से एक टॉय कार उठा लाया। वो बताता है कि बचपन में उसे ये गाड़ी बहुत पसंद थी, उसके पापा ने उसे ये लाकर दी थी। उसने एक वुडन रेसिंग ट्रैक भी बनाया था। वो गाड़ी से खेलता था और उसकी माँ रीटा पाओने का कोई गाना सुनती थी, लेकिन हुआन को वो गाना याद नहीं आ रहा। वो मार्कोस को उस गाने की ट्यून सुनाकर उस गाने का नाम पूछता है। मार्कोस अब दूसरी
बिल्डिंग की बेल बजाकर अपना काम शुरू करता है। इस बार उसे कामयाबी मिल जाती है। बिल्डिंग में एक औरत मार्कस की बातों में फंस गई। मार्कस अपने आप को उस औरत का भतीजा बताकर फंसाता है। वो अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। वो औरत उसकी बातों में आ गई। तभी मार्कस उस लेडी से कहता है कि वो अपनी कार को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उस लेडी से नीचे खड़े अपने दोस्त को पैसे देने कहता है। अब कुछ देर बाद वो लेडी नीचे आकर हुआन को पैसे लाकर देती है और मार्कोस बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा था। हुआन मार्कोस के पास आकर बताता है उस लेडी ने 100 का नोट दिया और अपने भतीजे की माँ को देने के लिए हुआन को एक रिंग भी दी। हुआन दोनों चीज मार्कोस को दे देता है। मार्कोस कहता है उसने रिंग अपने पास क्यों नहीं रखी। हुआन कहता है क्योंकि वो कमीना नहीं है। इस ठगी से हुआन ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। मार्कोस के पूछने पर वो कहता है वो एक बूढ़ी और अच्छी औरत थी और उसने कहा वो उसके पोते की तरह दिखता है। इस पर मार्कोस कहता है कि वो इस एटीट्यूड के साथ ठगी नहीं कर सकता। इस पर हुआन कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है। इस पर मार्कोस कहता है आज हुआन उसका पार्टनर है, इसीलिए ये उसकी भी प्रॉब्लम है। अब मार्कोस चोरी करने के लिए एक कैफे को चुनता है और ठगी करने के लिए वो हुआन को एक 100 का नोट देता है, लेकिन पहले ही उसका एक टुकड़ा फाड़ कर अपने पास रख लेता है। अब हुआन को उस नोट से कॉफी ऑर्डर करनी है और बाकी पैसे लेकर बाहर आ जाना है। कैफे के अंदर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब प्लान के मुताबिक हुआन कॉफी ऑर्डर करता है और पेमेंट उसी 100 के नोट से करके अपने छुट्टे वापस लेकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मार्कोस भी उसी कैफे में एक दूसरी सीट पर बैठा था। उसने भी एक कॉफी ऑर्डर की थी। अब हुआन कैफे के बाहर आकर एक खिड़की पर मार्कोस के पास आकर बैठ गया। वो बताता है कि उसे अपने डैड को जेल से छुड़ाने के लिए 70,000 पेसोस की जरूरत है। ये चोरी करने की छोटी छोटी ट्रिक्स उसके डैड ने ही उसे बचपन में खेल के तौर पर सिखाई थी, लेकिन बाद में उसके पिता को ट्रिक सिखाने पर पछतावा होने लगा। उन्होंने उसे चोरी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने से मना किया है। हुआन आगे बताता है उसने अपना फ्लैट बेचकर एक इंपोर्ट बिजनेस भी स्टार्ट किया था जो कि बुरी तरह फेल हो गया। अब मार्कोस हुआन को जाने कहता है और वेटर को अपने पास बुलाकर पैसे देने की बजाय उल्टा उससे अपने छुट्टे वापस मांगने लगता है। वेटर मार्कोस से कहता है उसने पेमेंट की ही नहीं, लेकिन मार्कोस जो कि ठगी में पूरी तरह होशियार था, उसने वेटर से लड़कर वहाँ तमाशा शुरू कर दिया। इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहाँ पहुँचा। मार्कोस कहता है उसने वेटर को 100 का नोट दिया है और अपनी बात साबित करने वो अपने पर्स में पड़े उस नोट का टुकड़ा दिखाता है जो कि उसने 100 के नोट से फाड़ा था। उसे सबूत के तौर पर दिखाकर वो ठगी कर ही लेता है। अब रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो हुआन को उसका हिस्सा देता है, लेकिन हुआन इससे भी खुश नहीं होता। वो मार्कोस से कहता है ये उसका स्टाइल नहीं है। वो लोगों के बीच कोई भी स्कैंडल क्रिएट करना पसंद नहीं करता। इस बात पर मार्कोस कहता है उसने गलत धंधा चुना है। फिर मार्कोस अपने लॉयर को पब्लिक फोन से कॉल करने के लिए हुआन से खुले पैसे मांगता है। मार्कोस के कॉल करने के बाद हुआन उससे पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तब मार्कोस हुआन पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि शायद उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उसके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा कि वो किसी और के साथ काम कर रहा है। हुआन जिसे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, वो मार्कोस से कहता है उसे पैसों की बहुत जरूरत है। मार्कोस का 50% कट भी उसकी 100% कमाई से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हुआन को मार्कोस की जितनी जरूरत थी उतनी ही जरूरत मार्कोस को भी हुआन की थी। लेकिन इस बात को छुपाते हुए मार्कोस हुआन से कहता है कि उनके धंधे में सबसे ज्यादा टैलेंट की जरूरत है। क्या वो इस काम में अच्छा है? क्या वो कोई भी चीज कर सकता है? अब अपना टैलेंट साबित करने के लिए हुआन एक चैलेंज लेता है। उनके सामने की बिल्डिंग में एक लेडी लिफ्ट का वेट कर रही थी। हुआन कहता है वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस लेडी का बैग अपने हाथ में लेगा, यहाँ तक कि वो लेडी खुद उसे अपना पर्स देगी। लेकिन मार्कोस को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था हुआन ये नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए हुआन मार्कोस के साथ उस बिल्डिंग की लेडी से मिली अंगूठी की शर्त लगाता है। दोनों उस लेडी के साथ बिल्डिंग की लिफ्ट में आते हैं। अब हुआन चालाकी से लिफ्ट को 2 बार रोकता है जिससे ऐसा लगे लिफ्ट में कुछ खराबी है। तब वो लेडी थोड़ी घबरा गई। हुआन ने फिर से लिफ्ट को आधे फ्लोर पर ही रोक दिया, फिर लिफ्ट से बाहर निकला। अब उस लेडी को लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए हुआन हेल्प ऑफर करता है और इस बहाने हुआन उस औरत का पर्स अपने हाथ में ले ही लेता है। इसी के साथ हुआन मार्कोस के सामने अपना टैलेंट साबित करता है। रास्ते में चलते चलते अपनी ठगी की स्कीम का इस्तेमाल करके मार्कोस एक दुकान वाले से अखबार तक फ्री में ले लेता है। इससे पता चलता है कि मार्कोस ठगी को एक गलत काम ना मानकर एक दिलेरी वाला काम मानता है। अब ये देखकर हुआन उससे कहता है वो लिफ्ट की उस लेडी का पर्स लेकर भाग सकता था, लेकिन ये सुनकर मार्कोस चिढ़ गया। वो कहता है वो कोई चोर नहीं है। फिर वो हुआन को असली चोर दिखाने ले गया। मार्कोस हुआन को एक रोड पर लेकर गया जहाँ पर वो उसे बाइक पर मौजूद स्नैचर कई तरह के जेब कतरे दिखाता है। वहाँ एक औरत दुकान से कुछ चुरा रही थी, कोई किसी का पर्स चुरा रहा था, कोई कार चोरी कर रहा था। मार्कोस कहता है ये सब चोर है, वो नहीं, वो बस एक कॉन आर्टिस्ट है जो बस लोगों को थोड़ा चूना लगाता है जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब हुआन मार्कोस से शर्त में जीती अंगूठी मांग लेता है। फिर मार्कोस हुआन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ का वो रेगुलर कस्टमर है। मार्कोस उस जगह को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठा आदमी मार्कोस को बताता है 1 घंटा पहले उसकी बहन का कॉल आया था। उनके खाना खाने के बाद
रेस्टोरेंट का ओनर मार्कोस की उसकी बहन से फोन पर बात करवाता है। यहाँ हमें पता चलता है मार्कोस का उसकी बहन के साथ उसके दादाजी की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ केस चल रहा है। फोन पर बात करने के बाद मार्कोस अपनी उस्तादी दिखाते हुए हुआन को बिल पे करने कहता है। अब मार्कोस अपनी बहन से मिलने एक बड़े से होटल में गया। यहाँ उसकी बहन काम करती है। अब मार्कोस की बहन जिसका नाम वेलेरिया है हुआन को काफी अट्रैक्टिव लगती है। वो पहली बार देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। जब मार्कोस और उसकी बहन वेलेरिया की बातचीत होती है तब हमें पता चला कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ पता चलता है वेलेरिया मार्कोस से काफी परेशान है। वो मार्कोस से उसके दोस्तों को होटल से दूर रखने कहती है। दरअसल उसका एक दोस्त यहाँ आया है। वो उसे सैंडलर नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जो काफी बूढ़ा है, जो मार्कोस से मिलना चाहता है। वेलेरिया मार्कोस को एक बार फिर वार्न करती है कि आगे से वो ध्यान रखे उसका कोई भी दोस्त इस होटल में ना दिखे। अब उसे शांत करने के लिए मार्कोस वेलेरिया से पूछता है क्या वो किसी को डेट कर रही है। वेलेरिया जवाब देती है हाँ, वो एक डिसेंट लड़के को 1 साल से डेट कर रही है। वेलेरिया दोनों को होटल के बाथरूम में छोड़कर चली जाती है। अब दोनों एक बूढ़े आदमी के सामने आते हैं। इस आदमी का नाम सैंडलर है। सैंडलर और मार्कोस पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। साथ ही सैंडलर हुआन को भी पहचान लेता है। सैंडलर बताता है वो हुआन के पापा के लिए नकली पेपर्स बनाता था, लेकिन हुआन सैंडलर को पहचान नहीं पाता क्योंकि उस समय वो 10-12 साल का रहा होगा। सैंडलर बताता है उसने मार्कोस के लिए भी बहुत फर्जी पेपर बनाए हैं जिससे मार्कोस ने बहुत पैसा कमाया। अब मार्कोस सैंडलर से उसे बुलाने की वजह पूछता है। सैंडलर ब्रीफकेस में से एक आर्टिकल की कटिंग निकाल कर उसे दिखाता है। वो न्यूज एक बड़े बिजनेसमैन विडाल गोल्डफोर्ड के बारे में थी जिसके पास $500 मिलियन की वेल्थ है और वो अगले दिन ही देश छोड़कर जाने की जल्दी में है क्योंकि उसके बिजनेस के स्कैम को लेकर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। लेकिन सैंडलर कहता है उसे विडाल की 500 मिलियन वेल्थ से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि उन्हें विडाल की हॉबी से मतलब है। दरअसल विडाल एक स्टैम्प कलेक्टर है। सैंडलर अपनी बहन के पति के बारे में बताता है वो भी एक स्टैम्प कलेक्टर था। उसकी मौत 8-9 साल पहले हो गई, लेकिन उसके पास एक रेयर स्टैम्प शीट 9 क्वीन थी। अब वो रेयर शीट सैंडलर की बहन के पास है। 9 क्वीन उसकी बहन के दिल के बहुत करीब है, इसीलिए उसकी बहन उसे वो ओरिजिनल शीट नहीं देगी। सैंडलर आगे बताता है लेकिन उसने उन स्टैम्प को अच्छी तरह स्टडी करके उनके डुप्लीकेट स्टैम्प बना लिए है, वो भी 80 साल पुराने कागज पर, जो कि उसका किया गया आज तक का सबसे बेस्ट काम है। असल में यह सैंडलर मार्कोस को वो जाली स्टैम्प उस बिजनेसमैन विडाल को बेचने कहता है। स्टैम्प बेचने के लिए अभी टाइमिंग सबसे परफेक्ट है क्योंकि विडाल देश छोड़कर जा रहा है। देश छोड़ने की जल्दी में वो इन स्टैम्प को सिर्फ अपने एसोसिएट से चेक करवा सकता है। जल्दी में वो इन स्टैम्प का लैब टेस्ट नहीं करवा पाएगा और बिना लैब टेस्ट से जाली और असली 9 क्वीन स्टैम्प में डिफरेंट बताना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच बीमार दिख रहे सैंडलर को उल्टी आ जाती है। वो दोनों उसे टॉयलेट जाने में मदद करते हैं। इस बीच मार्कोस हुआन से पूछता है क्या उसने विडाल का नाम सुना है, क्या वो एग्जिस्ट भी करता है। इस पर हुआन जवाब देता है हाँ, उसने विडाल का नाम सुन रखा है। अब तीनों दोबारा वही बाथरूम में वापस आते हैं। मार्कोस सैंडलर से पूछता है इस काम के लिए सैंडलर ने उसे ही क्यों चुना। इस पर सैंडलर जवाब देता है बेहोश होने से पहले उसने मार्कोस की बहन को यहाँ देखा, तब उसे मार्कोस का ख्याल आया। अब वो मार्कोस पर एक बार फिर से भरोसा कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कोस पहले सैंडलर को धोखा दे चुका है। अब आती है इस काम के शेयर की बात। सैंडलर पहले मार्कोस को डील का 20% ऑफर करता है, लेकिन मार्कोस समझ गया था इस काम के लिए सैंडलर को और कोई नहीं मिल रहा, इसीलिए वो सैंडलर से कहता है यह परसेंटेज वो नहीं बल्कि मार्कोस डिसाइड करेगा और उसे स्टैम्प की सेल का 90% हिस्सा चाहिए और सिर्फ 10% सैंडलर का होगा। पहले तो सैंडलर मार्कोस को काफी गालियां देता है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से सैंडलर को मजबूरन 10% शेयर लेना पड़ता है। मार्कोस को सैंडलर की मजबूरी का फायदा उठाता देख हुआन वहाँ से बाहर आ जाता है। अब मार्कोस बाहर आता है और सैंडलर के लिए एक हॉस्पिटल का स्ट्रेचर आता हुआ दिखाई देता है। मार्कोस हुआन को बताता है कि सैंडलर की वाइफ के पास वो जाली स्टैम्प है। वैसे तो उसकी वाइफ उसे स्टैम्प दे देगी, लेकिन उसने बता दिया कि उसका पति हॉस्पिटलाइज है तो वो पैनिक हो जाएगी। पहले तो हुआन मार्कोस से कहता है कि ये स्टैम्प वाली बात उसे हजम नहीं हो रही, लेकिन बाद में मार्कोस के समझाने के बाद हुआन भी इस स्टैम्प वाले काम में एक हिस्सेदार बनना चाहता था। वो मार्कोस को खोपचे में ले जाकर अपने हिस्से की बात करता है। मार्कोस उसे 25,000 पेसोस देने मान जाता है। अब होटल से निकलते समय दोनों को विडाल वेलेरिया से बात करते हुए दिखाई देता है। विडाल वेलेरिया को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेलेरिया उसका हाथ झटक देती है। अब वेलेरिया मार्कोस के पास आकर उससे उनके प्रॉपर्टी के केस के बारे में पूछती है, लेकिन मार्कोस कुछ साफ जवाब नहीं देता। वेलेरिया का मानना था कि मार्कोस का लॉयर ही इस केस को हमेशा से डिले करता आ रहा है। तभी वहाँ वेलेरिया का छोटा भाई फेडरिको भी आता है, जो कि उसी होटल में एक वेटर है। वो मार्कोस की बहुत इज्जत करता है। सौतेला होने के बावजूद भी वो मार्कोस को अपना बड़ा भाई मानता है। वो मार्कोस पर बहुत भरोसा करता है, इसीलिए वो मार्कोस के खिलाफ वेलेरिया के जरिए बताई गई किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब होटल से निकलकर दोनों सैंडलर के घर पहुंचे। मार्कोस सैंडलर की वाइफ से चाइनीज जार के नीचे रखा एनवेलप मांगता है, लेकिन सैंडलर की वाइफ मार्कोस को देखकर
उसे कोई भी चीज देने से मना कर देती है। वो उन्हें बाद में आने कहती है क्योंकि उसके हस्बैंड अभी घर पर नहीं है। मार्कोस के बार बार पूछने पर वो चिढ़ गई। वो दोनों को जानती नहीं थी, इसीलिए पुलिस को बुलाने की बात करने लगी। इस बीच हुआन उस लेडी के घर के अंदर लगे किसी रियो कंट्री के पोस्टर को देखकर समझ जाता है कि वो लेडी भी रियो से है। इस बात का फायदा उठाकर हुआन उसे बताता है उस लिफाफे में उनकी मदर की पुरानी फोटो थी जो उन्हें अपनी मदर को गिफ्ट करना है। फिर उसे सॉरी बोलकर जाने लगा। तब वो लेडी सिर्फ हुआन को अपने पास बुलाती है। हुआन उसे बताता है वो दोनों अपनी मदर को सरप्राइज देना चाहते हैं क्योंकि वो फोटो रियो में ली गई थी और उसकी माँ भी रियो से ही है। ये सुनकर वो लेडी इमोशनल होकर उसे लिफाफा देने तैयार हो जाती है, लेकिन लिफाफा लेने से पहले इस बात का फायदा उठाकर हुआन मार्कोस से अपना हिस्सा 50% बढ़ाने बोलता है, लेकिन मार्कोस उसे 30% देने तैयार होता है। अब हुआन वापस जाकर उस लेडी को अपनी बातों से इम्प्रेस करके उससे नकली स्टैंप वाला एनवलप ले ही लेता है। अब दोनों ठग अपने उसी रेस्टोरेंट में बैठकर विडाल को अप्रोच करने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच वहाँ एक सेलर आया जो कि हर तरह की इलीगल चीजें बेचता है, जैसे इलीगल बाइक, पासपोर्ट, वॉचेस, लेकिन मार्कोस उसे भगा देता है। लेकिन उस सेलर को देखकर हुआन को एक आइडिया आया था। वो सेलर से एक फर्जी फोन मांगता है। अगले सीन में दोनों होटल की लॉबी में बैठे हुए विडाल के टॉयलेट जाने का इंतजार कर रहे थे। विडाल के टॉयलेट जाते ही दोनों उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मार्कोस लॉबी में बैठे किसी आदमी को देखता है जो उसे ही देख रहा था। प्लान के मुताबिक हुआन बाहर रुककर होटल के फोन से मार्कोस के फोन पर कॉल करता है। दूसरी तरफ मार्कोस टॉयलेट में जाते ही विडाल को सुनाने के लिए फोन पर जोर जोर से 9 क्वीन स्टैम्प को बेचने की बात करने लगा, जिससे कि विडाल स्टैम्प के बारे में सुन ले और उसे पता चल जाए कि वो रेयर स्टैम्प बिकने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ वही आदमी जो बाहर बैठा था वो आकर मार्कोस को पकड़ लेता है। वो एक पुलिस वाला था। उसने मार्कोस को यहाँ काफी बार देखा। उसे लगता है वो कोई इलीगल काम कर रहा है। मार्कोस कहता है वो यहाँ लीगल काम करने ही आया है। तभी वहाँ हुआन भी आता है। वो दोनों से पूछताछ कर ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ विडाल आकर उस पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा करने कहता है। वो कहता है उसने ही उन दोनों को यहाँ बुलाया है, लेकिन मामले को पूरी तरह खत्म करने से पहले वो पुलिस वाला मार्कोस को बाहर लेकर गया और यहाँ पता चला मार्कोस ने ही उस आदमी को विडाल की अटेंशन ग्रैब करने बुलाया था। वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक्टर है। अब मामला रफा दफा होने के बाद विडाल दोनों को थोड़ी देर बाद मिलने बुलाता है। अब विडाल दोनों के साथ मीटिंग करता है। वो मार्कोस से पूछता है वो फोन पर कुछ बात कर रहा था और उसने पुलिस ऑफिसर से कहा है कि वो कोई लीगल डील करने आए हैं, तो वो क्या बेच रहे हैं। लेकिन मार्कोस अब भी यही दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे पता नहीं कि विडाल कौन है। तब वो उन दोनों के प्लान की तारीफ करता है क्योंकि वो समझ गया था बाथरूम में जो कुछ भी हुआ, फोन पर बात करना, पुलिस वाले का आना, वो सब उन दोनों का ही प्लान था उसे अप्रोच करने के लिए, क्योंकि वो दोनों स्टैंप उसे ही बेचने आए हैं। लेकिन अभी भी मार्कोस यही दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर विडाल चिढ़ जाता है क्योंकि उसके पास उन्हें मनाने ज्यादा टाइम नहीं है। तभी मार्कोस विडाल को 9 क्वीन स्टैम्प की फोटो दिखाता है। विडाल पूछता है उन्हें ये स्टैम्प कहाँ से मिले। हुआन कहता है ये स्टैम्प उसके दादाजी के पास थे। कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई। किसी ने उसे बताया उन्हें ये स्टैम्प किसी स्टैम्प कलेक्टर को बेचना चाहिए। विडाल भी स्टैम्प खरीदने में इंटरेस्टेड था। वो ये बात भी मेंशन करता है कि उसे डील जल्दी करनी है। वो उन्हें स्टैम्प के साथ 1 घंटे के अंदर अपने रूम में बुलाता है क्योंकि स्टैम्प देखने के बाद ही वो आगे की डील करेगा। अब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों तैयार थे। वापस जाते समय उन्हें फिर से वेलेरिया मिलती है। हुआन के बीच में बोलने पर वो बताती है मार्कस ने अपने बाकी पार्टनर्स को हमेशा धोखा दिया है। वो दोनों को धमकी देती है अगर वो दोनों फिर से यहाँ आए तो वो पुलिस को बुला लेगी। अब दोनों अपने उसी अड्डे मतलब उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी हुआन वहाँ के ओनर से अपना वही फेवरेट क्वेश्चन पूछता है क्या उसने रीटा पावने का वो गाना सुना है। अब विडाल के रूम में जाने का टाइम हो चला था। हुआन रास्ते में मार्कोस से पूछ ही लेता है क्या वेलेरिया सच बोल रही थी कि मार्कस ने हमेशा अपने पार्टनर्स को धोखा दिया है। लेकिन इस बात पर मार्कोस किसी तरह हुआन को कन्विंस कर लेता है। दोनों विडाल के रूम के पास पहुँचते हैं। उस रूम में विडाल के साथ उसके एसोसिएट भी मौजूद होते हैं। होटल के रूम में विडाल फोन पर ही मिलियंस ऑफ डॉलर की डील की बातें कर रहा था। साथ ही कुछ लोग वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब विडाल दोनों के पास आकर वो स्टैम्प दिखाने कहता है। मार्कोस विडाल को वो रेयर 9 क्वीन स्टैम्प की जाली कॉपी निकाल कर देता है। विडाल स्टैम्प को देखकर अपने एक एसोसिएट को देकर उसे स्टैम्प चेक करने कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है बिना लैब चेक के इन स्टैम्प को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन विडाल को जल्दी थी इसीलिए वो उसे ऐसे ही स्टैम्प चेक करने कहता है। अब वो आदमी उन जाली स्टैम्प को अपने टूल से चेक करने लगा। उसके चेक करते टाइम दोनों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन जैसा कि सैंडलर ने बताया था कि बिना लैब टेस्ट के कोई भी उन स्टैम्प को फेल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल वैसा ही होता है। वो आदमी कहता है उसके मुताबिक ये स्टैम्प असली है। अब आती है प्राइसिंग की बात। मार्कोस अपने मन में सोचा हुआ 3 लाख का फिगर बताने ही वाला था, लेकिन तभी विडाल खुद उन स्टैम्प का प्राइस बताने इंसिस्ट करता है। वो कहता है उसे नहीं पता कि वो दोनों अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो दोनों अपनी रोजी रोटी स्टैम्प बेचकर तो नहीं चलाते। अब मार्कोस भी
अपनी लंबी लंबी फेंकने लगा। वो कहता है वो तो उसे उन स्टैम्प को बेचने की जल्दी है, वरना वो इन स्टैम्प का पब्लिक ऑक्शन करवाता। तब विडाल उन्हें स्टैम्प के लिए 3 लाख ऑफर करता है। अब एक पल के लिए तो मार्कोस की आंखें फटी रह जाती है, लेकिन तभी हुआन नाटक करने लगा कि उसके दादाजी ने जिंदगी भर इन स्टैम्प को संभाल कर रखा, मतलब स्टैम्प की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत नाटकबाजी के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। दरअसल उन्होंने 4.5 लाख में डील फाइनल कर ली थी। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने 3 लाख की बजाय 4.5 लाख में डील फाइनल कर ली। अब बस उन्हें रात 10 बजे स्टैम्प डिलीवर करने हैं और अपने पैसे लेने हैं। हुआन तो इतने पैसों के बारे में सोचकर इतना सरप्राइज दिखता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब सच है। अब दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसने उन स्टैम्प को चेक किया था। दरअसल उसे भी अपना शेयर चाहिए, क्योंकि वो समझ गया था ये स्टैम्प नकली है। अब उन्होंने उसे शेयर नहीं दिया तो वो विडाल को बता देगा कि ये स्टैम्प नकली है। ये सुनकर मार्कोस को गुस्सा आ गया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो आदमी पहले उससे 20% मांगता है, लेकिन मार्कोस उसे 5% देने तैयार होता है। मार्कोस उसका एड्रेस और फोन नंबर लेता है, क्योंकि कल वो उसके एड्रेस पर पैसे डिलीवर कर देगा। इस बात पर वो आदमी यकीन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो दोनों ठग है। लेकिन तब मार्कोस, जो कि 1 नंबर का बेईमान है, उसे समझाता है कि उनका बिजनेस ही ट्रस्ट पर चलता है। उसके जाने के बाद मार्कोस और हुआन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही एक बाइक पर बैठे हुए स्नैचर हुआन के हाथ में से वो सूटकेस छीनकर भागने लगे। अब इतना बेशकीमती सूटकेस छीनने पर दोनों उस बाइक का दौड़कर पीछा करने लगे। अब दोनों को पीछा करता देख वो बाइकर सूटकेस खोलकर देखने लगे। उसे स्टैम्प के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए कागज समझकर वो स्टैम्प को नदी में फेंककर भाग जाते हैं। 4.5 लाख दिलवाने वाले कागज पानी में चले गए। दोनों ने स्टैम्प को पानी से निकाल लिया था, लेकिन वो फट चुके थे। उन दोनों की खुशी 4 घंटे भी नहीं टिकी, लेकिन खोए हुए स्टैम्प के दुख की बातचीत के दौरान मार्कोस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आया कि असली 9 क्वीन स्टैम्प तो अभी भी सैंडलर की बहन के पास ही है। अगर वो बाकियों की तरह सैंडलर की बहन को भी कुछ शेयर ऑफर करे तो शायद वो स्टैम्प उन्हें दे सकती है। अब पैसों के लालच में अंधा मार्कोस हुआन के साथ सैंडलर की बहन के घर पर पहुंचा। मार्कोस सैंडलर की बहन से स्टैम्प के बारे में बात करने लगा। सैंडलर की बहन भी स्टैम्प सही कीमत पर बेचने तैयार हो गई। यहाँ ये भी पता चला कि उसे अपने पति से कोई इतना खास प्यार भी नहीं है। वो स्टैम्प तो बस उसे अपने पति की याद दिलाते थे, और अब वो अपने नए पति या बॉयफ्रेंड के साथ मजे से रहने के लिए उन स्टैम्प को बेचने तैयार है। मार्कोस उसे स्टैम्प के 5,000 ऑफर करता है, लेकिन ये सुनकर वो और उसका बॉयफ्रेंड हंसने लगे। दरअसल सैंडलर की बहन भी कम चालाक नहीं थी, उसे स्टैम्प की वैल्यू पता है। वो पहले स्टैम्प की कीमत 5 लाख लगाती है, लेकिन मार्कोस उसे 75,000 ऑफर करता है। अब यहाँ मार्कोस और उसमें बार्गेनिंग शुरू होती है। 4.5 लाख, फिर 4 लाख, लेकिन आखिर में सैंडलर की बहन $2.5 लाख में स्टैम्प बेचने राजी हो गई, और जब वो उसे पैसे देगी तब ही वो उन्हें स्टैम्प देगी। डील करके दोनों बाहर आते हैं। अब मार्कोस के पास 2.5 लाख कैश तो पड़े नहीं थे जो वो उसे हैंड टू हैंड दे दे, लेकिन स्टैम्प की कीमत 2.5 लाख होने के बावजूद मार्कोस को $2 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा था, जबकि उसमें से 30% हुआन को, 10% सैंडलर को और 5% उस स्टैम्प चेक करने वाले को। मतलब उसे 2 लाख में से 45% हिस्सा बांटना भी है। मार्कोस हुआन को समझाता है कि वो लेडी 2.5 लाख मांग रही है और उन्हें 4.5 लाख मिलेंगे। अगर वो उसे 2.5 लाख देते भी है तब भी वो एक दिन के काम में 2 लाख कमा लेंगे। हुआन मार्कोस से पूछता है लेकिन वो 2.5 लाख लाएंगे कहाँ से। अब मार्कोस के पास वेलेरिया से ठगे हुए 2 लाख पेसोज होते हैं, जिसकी वजह से उस पर केस चल रहा है। बस 50,000 की कमी थी। मार्कोस की नजर हुआन के उन $50,000 पर थी जो उसने अपने फादर को जेल से छुड़ाने बचाए हैं। जब मार्कोस ये बात हुआन से कहता है तब हुआन मार्कोस पर बहुत बिगड़ता है। वो मार्कोस को काफी भला बुरा बोलकर वहाँ से चला गया। इस बारे में हुआन बहुत सोचता है। फिर अपने पिता से मिलने जेल जाता है, जहाँ पर वो उन्हें सिगार का पैकेट देता है। पहले तो वो अपने पिता का हालचाल पूछता है और बात करते करते अपने पिता के साथ एक कार्ड गेम भी खेल रहा था। अब हुआन के पिता उसे बताते हैं अगर 10 दिन में 70,000 के तौर पर जज को रिश्वत नहीं दी तो वो जेल से कभी छूट नहीं पाएंगे। लेकिन हुआन के पिता उससे कोई भी इंतजाम करने से मना करते हैं। वो उसे समझाते हैं जो गलतियां उन्होंने की वो हुआन न करे। वहाँ से हुआन अपने लॉकर वाली जगह गया और अपने सीक्रेट लॉकर में से 50,000 निकाल लिए। हुआन सारा पैसा लाकर अपने गुरु कम पार्टनर मार्कोस के पास पहुंचा। अब दोनों का पैसा मिला के $2.5 लाख इकट्ठा हो चुके थे। अब वो दोनों असली स्टैम्प खरीदने सीधा सैंडलर की बहन के पास पहुंच गए। दोनों तुरंत कैश देकर स्टैम्प खरीद लेते हैं। फिर वो स्टैम्प लेकर सीधे होटल में पहुंचे। बदकिस्मती से फिर से उन्हें होटल में आते समय वेलेरिया मिलती है, जो फिर से मार्कोस को अपना लेक्चर देने लगी कि उसने मार्कोस को होटल में आने से मना किया था, तब भी वो बार बार होटल में क्यों आ रहा है। मार्कोस वेलेरिया से कहता है एक बार उसका काम हो जाए फिर वो इस होटल में कभी नहीं आएगा। मार्कोस इस बार वेलेरिया से बहुत बुरी तरह से बात करता है। वो उसके बाल पकड़कर कहता है अगर उसने फिर से कभी उसका रास्ता रोका तो वो उसे जान से मार देगा। हुआन उसे रोकने की कोशिश कर ही रहा था, उतने में ही वहाँ विडाल
आता है। यह विडाल को पता चलता है कि वेलेरिया जिस पर वो लाइन मारता है वो मार्कोस की बहन है। अब जल्दी से डील करने के लिए मार्कोस विडाल के पीछे उसके कमरे की तरफ जाने लगा। इसी बीच में हुआन वेलेरिया से उसका हालचाल पूछता है। वही दूसरी तरफ विडाल जो कि एक नंबर का ठरकी है, डील पूरी करने के लिए एक और कंडीशन लगा देता है कि अब उसे स्टैम्प के साथ वेलेरिया भी चाहिए। दरअसल डील फाइनल करने के लिए उसे वेलेरिया के साथ यामाकाटा करना है, तभी डील होगी, वरना डील कैंसल। और कोई भाई होता तो ये बात सुनकर इस बात को बोलने वाले का मुंह तोड़ देता, लेकिन मार्कोस जो कि एक बहुत बड़ा लालची और बेईमान ठग है, विडाल को एक घूसा मारने की बजाय अपनी बहन को मनाने की सोचने लगा। अब मार्कोस के पूरी तरह लग चुके थे क्योंकि उसकी बहन से उसका 36 का आंकड़ा है। हुआन मार्कोस से डील के बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। हुआन को लगता है वेलेरिया इसके लिए कभी नहीं मानेगी। इस पर मार्कोस कहता है क्या वो वेलेरिया को कोई सन समझता है। यहाँ हमें पता चलता है मार्कोस अपनी बहन के लिए कितनी गंदी सोच रखता है। यहाँ मार्कोस पेपर को पैसों की तरह प्रिटेंड करके हुआन से पूछता है क्या वो किसी मर्द के साथ यामाकाटा करेगा। इस पर हुआन मना कर देता है, लेकिन जब मार्कोस पैसे बढ़ाते हुए आदमी के साथ यामाकाटा करने उसे $5 लाख ऑफर करता है, तब हुआन कुछ बोल नहीं पाता। इस बात से मार्कोस ये प्रूफ करना चाहता है कि पैसा आदमी से कुछ भी करवा सकता है और हर किसी की एक कीमत होती है। अब मार्कोस जाकर डील के बारे में वेलेरिया को बता रहा था। तब वेलेरिया उनके छोटे भाई फेडरिको को बुलाती है। उस समय हुआन दूर खड़ा ये सब होता हुआ देख रहा था। तब वहाँ फेडरिको आता है। वो उसे बताती है उनका बड़ा भाई मार्कोस उसे एक आदमी के साथ सोने बोल रहा है ताकि उसकी डील हो सके, जिसके वो उसे पैसे भी देगा जो उसने उनसे ही चुराए हैं। तब मार्कोस इधर उधर की बात करने लगा। उन दोनों को बहस करता देख रोड्रिगो जाने लगता है, लेकिन तभी हुआन से कुछ टॉवेल गिर जाते हैं और दोनों उन्हें उठाने लगते हैं। तब वेलेरिया मार्कोस से कहती है वो उनका प्रॉपर्टी केस जीत भी गई, तब भी उसे पैसे नहीं चाहिए। वो चाहती है कि मार्कोस फेडरिको को सब सच बता दे। मार्कोस पूछता है अगर वो फेडरिको को सब सच बता दे तो क्या वो विडाल के पास जाएगी। वेलेरिया मान जाती है। मार्कोस उससे प्रॉमिस मांगता है क्योंकि वेलेरिया कभी झूठ नहीं बोलती। अब वेलेरिया की बात मानकर मार्कोस फेडरिको को बुलाता है। वेलेरिया मार्कोस से सब सच बताने कहती है। अब मार्कोस फेडरिको को सारा सच बता देता है। दरअसल उसने ही कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर उनके दादाजी की प्रॉपर्टी अटका रखी है और जब उन्होंने पिछली बार उनकी एक प्रॉपर्टी बेची थी कोई उनसे पैसे चुरा कर भाग गया था। मार्कोस बताता है वो चोर उसका ही आदमी था। दरअसल उसे उन दोनों के साथ वो पैसे शेयर नहीं करने थे। उसने पैसों के लिए अपने ही भाई बहन को लूटा है। पहले तो फेडरिको को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में इस बात से फेडरिको को बहुत दुख होता है क्योंकि जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता था वो तो बस उसे लूटता रहा। फेडरिको को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। फेडरिको मार्कोस से कहता है आज के बाद वो उससे बात न करे, लेकिन मार्कोस को अब भी फेडरिको की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ से जाने से पहले गुस्से में फेडरिको मार्कोस को जोरदार लात मार के जाता है। अब जाते समय फेडरिको को रोकने के लिए वेलेरिया जुआन को थैंक यू बोलती है। अब जैसे कि डील हुई थी वेलेरिया विडाल के कमरे में जाने तैयार खड़ी थी। मार्कोस वेलेरिया को एक सूटकेस देते हुए कहता है पैसे अच्छी तरह से चेक करके गिन लेना वरना पता चले कि उसके दोबारा लग जाए। अब वेलेरिया विडाल के रूम की तरफ जाने लगी। विडाल उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अब मार्कोस हुआन से नीचे चलने कहता है। हुआन को वेलेरिया के लिए बुरा लग रहा था। अब मार्कोस तो होटल की लॉबी में सोफे पर ही सो जाता है, लेकिन हुआन पूरी रात सो नहीं पाता। सुबह होती है। अब होटल का एक एम्प्लॉय मार्कोस को जगाता है। मार्कोस उठते ही हुआन को देखता है। वो पास में ही कैफे में बैठा था। मार्कोस पूछता है वो सोया नहीं। इस पर हुआन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है हर किसी का जमीर उसके जितना हल्का नहीं होता। मार्कोस हुआन से वेलेरिया के बारे में पूछता है, लेकिन वेलेरिया अब तक नीचे नहीं आई थी। तभी मार्कोस को दिखाई देता है विडाल रूम से नीचे आ गया है और होटल से चेकआउट करने वाला है। मार्कोस भागकर विडाल के पास पहुंचता है और उससे अपनी बहन और पैसों के बारे में पूछता है। इस पर विडाल अपनी कार में बैठते हुए कहता है उसने पेमेंट उसकी बहन वेलेरिया को दे दी है। इतना बताकर विडाल तो अपनी गाड़ी में बैठकर देश छोड़ने के लिए चला जाता है। अब मार्कोस वेलेरिया को ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसे वेलेरिया नजर आती है। वेलेरिया के हाथ में एक ब्रीफकेस था जो वो मार्कोस को दे देती है। मार्कोस तुरंत ब्रीफकेस खोलकर देखता है, लेकिन उस ब्रीफकेस में सिर्फ एक चेक था। मार्कोस वेलेरिया से कहता है कि वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि कैश के बदले एक चेक लेकर आ गई, लेकिन वेलेरिया मार्कोस को बताती है ये एक रजिस्टर्ड चेक है और बैंक के लिए ये कैश जैसा होता है। मार्कोस कहता है लेकिन विडाल के साथ उनकी डील दोपहर को हुई थी, आखिर उसने इतनी जल्दी रजिस्टर्ड चेक कैसे बनवा लिया। इस पर वेलेरिया बताती है विडाल के पास पहले से इससे भी ज्यादा अमाउंट के चेक रखे हुए थे, वो तो सस्ते में मान गए। अब मार्कोस अपनी घड़ी की तरफ देखता है। बैंक खुलने में 45 मिनट बाकी है। वो हुआन को वेलेरिया के लिए ड्रिंक लाने कहता है, जब तक उसे 1-2 कॉल करनी थी। अब कुछ समय बाद मार्कोस बताता है कि ये चेक उस बैंक का है जिसमें उसका एक दोस्त भी काम करता है। अब हुआन मार्कोस से माफी मांगता है क्योंकि उसने मार्कोस पर भरोसा नहीं किया। अब दोनों होटल के बाहर आते हैं, लेकिन हुआन अपनी सिगरेट भूलने के बहाने 1 मिनट के लिए होटल में वापस गया। हुआन जाकर वेलेरिया को किस करता है, फिर वापस आ जाता है। अब मार्कोस हुआन से कहता है कि उसके पार्टनर को बिना बताए गायब
गायब होने की बिल्कुल सही सजा मिली। वो हुआन से कहता है उन दोनों की जोड़ी एकदम बढ़िया है, लेकिन हुआन को ऐसा नहीं लगता। वो बस अपने पैसे लेकर उससे अलग होना चाहता है क्योंकि वो मार्कोस की तरह नहीं है। अब मार्कोस हुआन से कहता है कि उन दोनों में एक चीज अलग है कि हुआन पैसे तो कमाना चाहता है लेकिन अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर मार्कोस अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था। इतने में ही एक आदमी बंदूक दिखाकर उन्हें लूटने आ जाता है। दरअसल उसे मार्कोस से पैसे लेने हैं, वरना वो उसे गोली मार देगा। दोनों यहाँ थोड़ा घबरा जाते हैं। मार्कोस उससे कहता है वो कुछ ही देर में उसके पैसे दे देगा, लेकिन वो कहता है उसे पता है मार्कोस के पास चेक है। पैसे ना मिलने पर वो हुआन और मार्कोस को शूट करने की धमकी देने लगा। तब हुआन कहता है हाँ वो गोली चला दे, उसे भी मार दे और मार्कोस को भी। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तब हुआन कहता है इस आदमी ने चेक का जिक्र किया, जबकि चेक के बारे में सिर्फ उन दोनों को और वेलेरिया को पता था। मतलब इस आदमी को मार्कोस ने ही बुलाया है। अपनी इस हरकत पर भी मार्कोस शर्मिंदा नहीं होता। मार्कोस गुस्सा होकर उस आदमी को भगा देता है। वो कहता है इसीलिए उसे हुआन की जरूरत है। हुआन पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। मार्कोस कहता है वो एक ठग है, वो उससे और क्या उम्मीद करे। हुआन कहता है अब चेक वो अपने पास रखेगा, लेकिन मार्कोस नहीं मानता क्योंकि ये डील उसने की थी। अब हुआन उसका हाथ पकड़कर बैंक की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही दोनों बैंक के सामने पहुंचते हैं उन्हें दिखाई देता है बैंक के सामने भीड़ लगी है। मार्कोस तुरंत सूटकेस में से चेक निकालकर भीड़ को चीरता हुआ सीधा बैंक के गेट पर गया। बैंक के अंदर उसे अपना वही दोस्त दिखाई दिया। मार्कोस उसे अपने पास बुलाता है। यहाँ हमें पता चला वो बैंक एम्प्लॉय उसका फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो बैंक एम्प्लॉय मार्कोस को देखते ही कहता है कि अच्छा हुआ आज वो बाहर खड़ा है, वरना वो मार्कोस को बहुत पीटता। असल में मार्कोस ने उस आदमी से भी उधार लिया हुआ है और अब महाज्ञानी मार्कोस को पता चलता है कि वो बैंक अब दिवालिया हो चुका है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। बैंक के पूरे 11 बोर्ड मेंबर सारा माल लेकर भाग चुके हैं। मार्कोस उसे वो रजिस्टर चेक दिखाता है। ये चेक मार्कोस के लिए ही था। ये सुनते ही वो बैंक एम्प्लॉय हंसने लगा। वो मार्कोस को बताता है कि उसके लग चुके हैं। वो चेक मार्कोस के मुंह पर फेंक देता है। अब पूरी मूवी में पहली बार मार्कोस की शक्ल देखकर उस पर दया आती है। अब वो पूरी बात हुआन को बताता है, लेकिन हुआन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और निराश होकर वहाँ से जाने लगा। उसने मार्कोस के चक्कर में अपने 50,000 भी गवा दिए। वही मार्कोस वापस बैंक में भागता है। हुआन ट्रेन से कहीं जा रहा था। ट्रेन में वो एक लड़के को पैसे और अपने पास की कार में से एक उठाने का ऑप्शन देता है। वो लड़का पैसा उठा लेता है, लेकिन हुआन उसे कार भी दे देता है। अब हुआन चलते चलते एक वेयर हाउस में पहुंचा। उसी वेयर हाउस में हमें जापानीज बाइक खड़ी और 2 लड़के दिखाई देते हैं और आगे पता चला ये पूरी हुआन की ही प्लानिंग थी। हमें वहाँ पर विडाल भी दिखाई देता है, जो कि असल में कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक थिएटर एक्टर है। सैंडलर भी उसकी प्लानिंग में शामिल था। उसकी तबीयत भी एकदम ठीक थी। वो सब वहाँ पर पोकर खेल रहे थे। उस बैंक का एम्प्लॉय भी उनसे मिला हुआ था। वो बैंक एम्प्लॉय ही था जिसने उन्हें बैंक के दिवालिया होने की खबर पहले ही दे दी थी। मार्कोस के पार्टनर टर्को को भी हुआन ने ही मार्कोस से दूर रखा था। इस प्लान में हर किसी का कोई न कोई हिस्सा था। सैंडलर की बहन जिसने स्टैम्प बेचने के बदले 2.5 लाख लिए थे, वो भी वही मौजूद थी। वो तुरंत पैसों से भरा हुआ बैग हुआन को पकड़ा देती है। अब सामने आता है मूवी का एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है वेलेरिया भी वहीं पर मौजूद है और वो 1 साल से और किसी नहीं बल्कि हुआन को ही डेट कर रही है। ये सब वेलेरिया ने मार्कोस से बदला लेने हुआन के साथ मिलकर प्लान किया था। मूवी की शुरुआत से जो कुछ भी हुआ सब कुछ हुआन ने पहले ही प्लान कर रखा था। वहाँ वो बाइक और वो दोनों लड़के भी थे जिन्होंने स्नैचर बनकर नकली स्टैम्प का बैग चुराया था। हुआन वो रिंग जो उसने मार्कोस से शर्त में जीती थी अपनी लवर वेलेरिया को दे देता है। मतलब हुआन ने मार्कोस को वो रिंग तक नहीं रखने दी। इस प्लान के मास्टरमाइंड ये दोनों ही थे। पूरी मूवी में दोनों मार्कोस का काटते रहे। अब वेलेरिया मार्कोस का सब कुछ छीन चुकी थी और उससे अपना बदला भी ले चुकी थी। अब मूवी के लास्ट सीन में किस करते करते हुआन को आखिरकार रीटा पाओने का वो गाना याद ही आ जाता है और यहीं पर ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।